हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि हमें इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। आज की वीडियो में 18 से लेकर के 25 तक सेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहला जो इसका पार्ट है, टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर। सो सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट गुड्स मस्ट बी असर्टेन। असर्टेन का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि कौन से गुड्स को बेचा या खरीदा जा रहा है। सो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, अगर ऐसे पर्टिकुलर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सेल करने के लिए जो कि अनसर्टन है, यानी कि पता ही नहीं है कौन से गुड्स को बेचना या खरीदना है। नो प्रॉपर्टी इन गुड्स। अभी नो प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब है कि ओनरशिप। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? नो ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। कोई भी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं करी जाएगी जब तक कि गुड्स को असर्टेन ना कर लिया जाए, जब तक कि पूरी तरीके से पता नहीं चल जाएगा कि क्या चीज बेची जा रही है, तब तक की जो है ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 बैग्स ऑफ वीट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये 1000 है और यहाँ पे सेलर ने बोला है कि वो वीट बेचेगा, तो कितना वीट बेचेगा? 100 बेचेगा, 200 बेचेगा, 200 बैग्स बेचेगा। तो ये चीज पहले सर्टन करनी पड़ेगी कि कितना जो है बेचना है। जब ये चीज सर्टन हो जाएगी तो फिर आप जो है उसको सेल कर सकते हो। तो ये सेल करना बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये, कि जब तक कि कोई भी गुड्स सर्टन नहीं है, उसको हम अभी असर्टेन नहीं कर पाए, वो अनअसर्टेड है, तब तक की ट्रांसफर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है बायर के पास। जब सर्टन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ इतने गुड्स हैं, इतने 100 बैग्स ऑफ व्हीट है, ये जाने, तो फिर आराम से जिस तरीके से होता है काम उस तरीके से हो सकता है। अब सेक्शन नंबर 19 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 19 कहता है प्रॉपर्टी पासिस वेयर इंटेंडेड टू पास, व्हेन इंटेंडेड टू पास। इंटेंशन देखो हर जगह बहुत ज्यादा मैटर करता है। वही सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स। जब स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है सेल करने का, द प्रॉपर्टी इन देम, तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, यानी कि जब ओनरशिप ट्रांसफर करना है बायर को, एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंट इट टू बी ट्रांसफर, जब वो चाहती है, जब उनका इंटेंशन है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, तो ही होगा। फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द, अब इंटेंशन को हम पता कैसे लगाएंगे कि हाँ पार्टीज का इंटेंशन है, जो है सेलर को भी बेचने का मन है और बायर को भी खरीदने का मन है, ये चीज पता कैसे चलेगी? शैल बी हैड टू द टर्म्स ऑफ द, किस तरीके से होगा? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, वो खरीदना चाह रहे हैं, वो बेचना चाह रहे हैं या नहीं बेचना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। केस के सर्कमस्टांसिस क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो तीन चीजें हैं, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपेयर्स, कर अगर कुछ और बात लिखी है तो उस वो प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर जनरल रूल क्या है, द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 20 to 24, यानी कि सेक्शन 20 से 24 में जो भी रूल्स दिए गए हैं वो ही बताते हैं हमें कि पार्टीज का इंटेंशन है या नहीं। मतलब जो सेक्शन 20 से लेकर के 24 में दे रखे हैं रूल्स, उसी से हमें पता चलेगा कि पार्टीज का इंटेंशन है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का सेल के लिए। सो यही कह रहा है कि in sections 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the goods is to pass to the buyer, कि मतलब कौन से टाइम में जो है प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि कौन से टाइम में जो ओनरशिप है वो बायर को जानी है। ये हमें 20 से 24 में पता चलता है इंटेंशन के रूप में। अब आओ सेक्शन नंबर 20 पे। सेक्शन नंबर 20 क्या कह रहा है? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, यानी कि उसकी डिलीवरी हो सकती है, रेडी है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि रेडी है, सब कुछ है, मान लो पैक्ड है। अगर कोई टेस्टिंग वगैरह होनी तो टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, पैकेज में ठीक तरीके से उसको पैक करके रख दिया, बस अब लेके जाना है। सो देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कोई कंडीशन सामने वाले को फुलफिल नहीं करनी, बस देना है सामान। सो जब अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर, यानी कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स वही सेम चीज है, ओनरशिप। द ओनरशिप पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ओनरशिप उसी समय ट्रांसफर हो जाती है बायर को जब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये पहली बात है। ठीक है, कह रहा है कि जब जो अगर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है और वो जो गुड्स भी हैं वो एकदम सही है, रेडी है डिलीवर होने के लिए, सही उनकी जो दशा है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे में क्या है कि जब
कॉन्ट्रैक्ट बना उसी समय ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है एंड इट इज इमटेरियल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट कब हुआ, ठीक है, या डिलीवरी कब हुई है, ओनरशिप तुरंत के तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगी, भले डिलीवरी बाद में हो रही हो सकता है कि ऐसे कह दे कि डिलीवरी हम 2 दिन बाद कर पाएंगे, या पैसा हो सकता है वो कह देंगे हम 2 दिन बाद दे पाएंगे, उसको भले ही पोस्टपोन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमटेरियल, इमटेरियल का मतलब होता है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि डिलीवरी का टाइम क्या है या पेमेंट का टाइम क्या है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है और जो गुड्स भी हैं वो एकदम रेडी हैं, तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बना है उसी समय ओनरशिप जो है बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है। ये हमें सेक्शन नंबर 20 बताता है। अब सेक्शन नंबर 20 तो कहता है कि गुड्स एकदम डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेक्शन नंबर 21 कह रहा है कि स्पेसिफिक गुड्स को अभी हमें डिलीवरेबल स्टेट में करना है, वो है नहीं, उन्हें रेडी करना है। तो कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जब स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स, बाउंड टू डू समथिंग मतलब अभी उसको क्या करना है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग देम, ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, वो ऐसा कुछ करेगा तभी जो है वो सही से तैयार हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अभी मान लो पैकिंग बकाया है, कोई टेस्टिंग उसको करनी थी, कोई ऐसी गुड्स हैं जिन्हें देना है बायर को जिसकी टेस्टिंग वगैरह बाकी है, अभी कुछ भी ऐसा है, तो अभी ये सारी चीजें बाकी हैं। तो जब चीजें बाकी अभी डेरिवेटिव स्टेट में नहीं है वो, तो अगर जब तक नहीं है तो प्रॉपर्टी डज नॉट पास, प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं करेगी जब तक कि ये चीजें तैयार नहीं हो जाती, जब तक कि पैक वगैरह नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। और ये सब करते साथ ही आपको बायर को नोटिस देना होगा कि भाई अभी जो आपकी गुड्स हैं वो डेरिवेटिव स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। क्या बताया सेक्शन नंबर 21 में, सेक्शन नंबर 20 में बोला कि स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेक्शन नंबर 21 में कह रहा है कि डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है लेकिन सेलर बाउंड है उसको डिलीवरेबल स्टेट में करने के लिए, ठीक है। तो तब तक की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक की प्रॉपर्टी ट्रांसफर बायर को नहीं होगी। और जब ये सब वो कर रहा है, जब तक ये सब तैयारी वगैरह कर रहा है, उतने समय के लिए आपको बायर को नोटिस देना होगा कि भाई अभी हम तैयारी कर रहे हैं आपको जो है गुड्स पहुंचाने की, ठीक। अब आओ सेक्शन नंबर 22 पे। सेक्शन नंबर 22 से स्पेसिफिक गुड्स इन अ डेवलपेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स डेवलपेबल स्टेट में तो है व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस, डेवलपेबल स्टेट में है लेकिन अभी सेलर को ना प्राइस को असर्टेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स लेने जाते हैं मार्केट, ठीक है, अभी चल रहा है आम का मौसम, आप मैंगो लेने गए, आपने बोला कि 2 किलो मैंगो दे दो, अब ये 2 किलो मैंगो उसके पास पड़े हुए हैं, वो अपना करेगा और दे देगा, ठीक है, 2 किलो मैंगो वो ऐसे आपको पकड़ाने लगता है। लेकिन अब आप कहते हो कि भाई बता दो तो पैसा कितना हुआ, तो 2 किलो मैंगो पहले वो देखेगा 2 किलो मैंगो है नहीं है, ये सब वेट वगैरह मेजर करेगा, उसके बाद फिर उसके बाद देखे, पहले देखो क्या होता है कि वेट वगैरह मेजर करेगा, उसके बाद बताएगा कि कितना पैसा आपको देना है। तो वही चीज है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डेवलपेबल स्टेट, भाई डेवलप स्टेट में तो है ना, जो आपके मैंगोज रखे हुए हैं तो वो है, रेडी है, आप लेकर के जा सकते हो उसे, बट द सेलर इज बाउंड टू वे, लेकिन सेलर जो है उसको वे करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरा अदर एक्ट करना पड़ेगा, और थिंग विद रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस, कि भाई पता तो चले कि कितना प्राइस है, जब तक प्राइस नहीं पता चलेगा तो हम पैसे कैसे देंगे और फिर आप हमें सामान कैसे दोगे। प्रॉपर्टी तब तक की पास नहीं होगी जब तक कि जो है वो प्राइस को असर्टेन सेलर नहीं कर लेता है, और बायर को इस बात का तब तक के लिए नोटिस देना पड़ेगा। अब यहाँ तो देखो सामने सामने वाली बात है, तो उसने कहा कि अच्छा 2 मिनट रुको मैं पहले प्राइस असर्टेन करके बता रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट सेलर जो है हमारा। लेकिन अब मान लो कि बायर सामने नहीं है, ठीक है, बायर को फोन करके बताना पड़ेगा, किसी भी तरीके से बस उसे बताना पड़ेगा कि अभी जो है तुम्हारा हमें मेजर वगैरह करना पड़ेगा जो भी गुड्स हैं, उसके बाद हम तुम्हें बेच पाएंगे। तो ये चीज नोटिस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी लिखा हुआ है ना नोटिस वाला चीज, ये ध्यान रखो कि नोटिस वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नोटिस मटेरियल है, नोटिस देनी ही देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी, ठीक है, नोटिस देनी पड़ेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे। सेक्शन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई कर लिया है बाद में, ठीक है, पहले अनअसर्टेन थे लेकिन बाद में उसको आइडेंटिफाई कर लिया या असर्टेन कर लिया गया है, ठीक है। अब आओ आइडेंटिफाई या असर्टेन कर लिया गया, जो भी आपको समझ में आता है वो लिख लो उसका मतलब। अब देखो क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, अभी गुड्स पता नहीं है कौन से हैं,
और या फिर फ्यूचर गुड्स हैं बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड फ्यूचर गुड्स का मतलब आपको पता है, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि अभी मैं एक एक चीज अगर यहाँ पे समझाने जाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन या फिर गुड्स ऐसे डिस्क्रिप्शन के एंड डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अनकंडीशनली बिना किसी कंडीशन के उसको अप्रोप्रिएट कर दिया गया है, ईदर बाय द सेलर, भले ही सेलर के द्वारा हुआ हो, बायर की असेंट, भले ही सेलर ने किया हो या बायर ने किया हो, दोनों ने आपस ही में सहमति करके मतलब एक्सेप्ट करके दोनों ने अपनी बातें करा है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स यानी कि द ओनरशिप देयर अपॉन पासेज टू द बायर, तो जो ओनरशिप है वो बायर के पास चली जाएगी। सच असेंट, ये जो आपने एक्सेप्टेंस दिया है, जो एक्सेप्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एंड मे बाय given either before or after the appropriation is made। अब ये appropriation से पहले भी असेंट दी जा सकती है और appropriation के बाद भी असेंट दी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे वही हम 1000 वीट्स वाला 1000 बैग्स ऑफ वीट, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 बैग्स ऑफ वीट है, ये मैं फर्स्ट वाले का आपको समझा रही हूँ, सबसेक्शन 1 का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 बैग्स ऑफ वीट है, ठीक है। सेलर ने क्या किया, 100 बैग्स बायर के लिए रख लिए, ठीक है, 100 बैग्स बायर के लिए रख लिए और उसको इन्फॉर्म कर दिया, तो यहां पर अब क्या हुआ, ये जो गुड्स हैं ये अप्रोप्रिएट हो गए। 1000 बैग थे वीट के पहले, अभी अप्रोप्रिएट नहीं था, मतलब कि अभी आइडेंटिफाई नहीं था कि कौन से 100 बैग जाने हैं, लेकिन सेलर ने क्या किया, सेलर ने बता दिया। अब यहाँ पर सेलर ने बताया है, हो सकता है यहाँ पर बायर भी बता सकता था, हम कह रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना, दोनों लोग बता सकते हैं, सेलर भी बोल सकता है विद द असेंट ऑफ द बायर, और बायर भी बता सकता है विद द असेंट ऑफ द सेलर कि उसको कौन से 100 बैग चाहिए, दोनों ही केसेस में ऐसा हो सकता है। तो अब ये 100 बैग्स क्या हो गया, ये अप्रोप्रिएट हो गया कि ये 100 बैग जो है वो जाने हैं, ठीक है। तो ये है, तो यही इसी कंसेंट को, इसी असेंट को ये बता रहा है कि ये अप्रोप्रिएशन से पहले भी हो सकती है, मतलब गुड्स आइडेंटिफाई होने से पहले भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। अब सबसेक्शन 2 डिलीवरी बाय कैरियर के बारे में बात कर रहा है। कैरियर का मतलब होता है जैसे ट्रक वगैरह से सामान वगैरह जाता है, उस चीज की बात यहाँ पर ये कर रहा है। अब क्या है कि वेयर इन परजुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड टू द बायर, सेलर ने बायर को गुड डिलीवर किए हैं, और टू अ कैरियर और अदर बेली या फिर कोई दूसरा बेली जो कि बायर ने ही ऑब्वियसली बताया होगा, ठीक है, और नॉट, भले ही बायर ने बताया ना बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, जिससे ट्रांसपोर्ट हो सके सामान बायर को, एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल and does not reserve the right of the disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बिना किसी कंडीशन के उसने गुड्स को अप्रोप्रिएट कर लिया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि ए ने कुछ गुड्स सेंड किए हैं, सेंड करता है कुछ गुड्स एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसको, बी को, ट्रांसपोर्टर के थ्रू हुआ, ये बात ध्यान रखना। और बी के विदाउट, देखो ये वाली जो बात है ना, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, जैसे ही ए के पास से ये जो गुड्स हैं ये निकले, जैसे ही ए के कंट्रोल से निकले, तो अब उसके बाद उसका कोई हक नहीं है उसके ऊपर, वो बायर को उसने बेचने के लिए दे दिया, ठीक है। तो अब जो है गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर लिया गया, तो ओनरशिप जो है पास हो जाएगी डिलीवरी की ऑन कैरियर, ठीक है, तो सॉरी टू कैरियर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बस इतनी सी बात यहाँ पर है और कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और ऑन सेल और रिटर्न, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, कह रहा है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल, जब गुड्स जो है बायर को डिलीवर किए जाते हैं ऑन अप्रूवल पे, और ऑन सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म्स कुछ और हो सकते हैं, द प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू द बायर, प्रॉपर्टी जो है पास हो जाती है बायर को व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, जब वो कह देता है कि हाँ मुझे गुड्स चाहिए, एक्सेप्ट कर लेता है टू द सेलर, और डज नॉट और डज एनी अदर एक्ट, डज एनी अदर एक्ट मतलब यूज कर ले, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या हुआ कि मैंने आपको एक लैपटॉप भेजा एचपी का, मैंने आपसे को फोन करके कहा कि अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम इसे रख लेना, ठीक है। मैंने तुम्हें मान लो सैंपल के उस पर भेजा है मैंने तुम्हें कि तुम इसको देख लो। अब आपने क्या किया, आपने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया, यूज कर लिया। तो क्या किया आपने, इसको यूज कर लिया ना, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप की हामी है, आप कंसेंट दे रहे हो कि हाँ आपने अप्रूवल दे दिया कि आपको वो पर्टिकुलर लैपटॉप चाहिए। तो वही चीज है, कुछ भी ऐसा होता है प्रॉपर्टी, तो तुरंत फिर उसके बाद बायर की ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बी क्लॉज में, इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, अगर वो अपना अप्रूवल या एक्सेप्टेंस सिग्निफाइज नहीं करता है,
टू द सेलर, बस सेलर को उसने मालूम नहीं बताया बट रिटेन्स द गुड, लेकिन अपने पास गुड्स रख लेता है, बताता नहीं है सेलर को कि हाँ ठीक है मुझे चाहिए, लेकिन वो अपने पास गुड्स रख लेता है विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, उसने रिजेक्शन का भी नोटिस नहीं दिया। देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर टाइम कोई फिक्स कर रखा है गुड्स के रिटर्न के लिए ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, एंड इफ नो सच टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम। क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से, आप अमेजोन से कुछ चीजें मंगाते हैं, कहीं से भी मंगा लो, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप कुछ मंगाते हो, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि 7 days या 15 days रिटर्नेबल होती है। तो अगर कह रहा है कि अगर वो रिटर्न करने का टाइम फिक्स कर रखा है, तो अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब अगर आपने 7 दिन रिटर्न नहीं किया, तो यही माना जाएगा ना कि आपने अपने पास गुड्स रख लिए हैं। ठीक है, तो वही चीज है। ये तो मान लो अमेजोन फ्लिपकार्ट वाली बात हो गई। अब मान लो कोई टाइम फिक्स किया ही नहीं गया, तो एक रीजनेबल टाइम होगा, मान लो 1 महीना, मान लो 1 महीने बाद भी अगर आपने गुड्स को रिटर्न नहीं किया है, तो माना जाएगा कि आपने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, माना जाएगा कि आपने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब आप अपने मुंह से खोल के बता नहीं रहे, आप अपना मुंह खोल के नहीं बता रहे हो कि हाँ मुझे ये गुड्स ठीक है, मुझे चाहिए। आपने अप्रूव जब तक नहीं किया, ये तब की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखो कि रिटर्न ऑफ गुड्स की जो बात है कि अगर टाइम फिक्स कर रखा है, तो जब वो टाइम खत्म हो जाए तब हम मान लेंगे कि आपने अप्रूव कर लिया है, बायर जो बायर है उसने अप्रूव कर लिया है। यहाँ पर अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा उसका आपका एग्जाम्पल चल जाएगा। और जहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है, वहां पर रीजनेबल टाइम एक खत्म हो जाए और आपने गुड्स अपने पास रख लिए, आपने कुछ भी नहीं बताया सेलर को, कुछ नहीं बोला है, तो हम मान लेंगे कि आपने गुड्स को, आपने ओनरशिप जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। ठीक, अब आते हैं सेक्शन नंबर 25 पे। सेक्शन नंबर 25 कह रहा है reservation of right of disposal, कह रहा है where there is a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract। जब कॉन्ट्रैक्ट है सेल करने के लिए स्पेसिफिक गुड्स का, या फिर सब्सिक्वेंटली जो है उसको अप्रोप्रिएट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, द सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे से या अप्रोप्रिएशन से, रिजर्व कर लेगा द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यहाँ पर रिजर्व करने का मतलब क्या है कि वो अपने पास गुड्स को रखेगा जब तक कि कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती हैं। भाई हो सकता है ना कि वो बायर के ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा दे कि तुम जब इन्हें फुलफिल करोगे मैं तभी तुम्हें डिलीवरी दूंगा गुड्स की। तो यहाँ पर रिजर्व करने का मतलब क्या है, उस राइट को, डिस्पोजल के राइट को, ये वर्ड अभी हमने ऊपर एक और सेक्शन में पढ़ा था। तो वही चीज है, यहाँ पर क्या है, वो जो है गुड्स को रिटेन कर ले रहा है आपका सेलर जब तक कि कोई सर्टेन कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती। इन सच केस नॉट विद स्टैंडिंग द डिलीवरी, कह रहे नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट विद स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ बायर और टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यहां से पढ़ना है हमें। इन सच केस द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यानी कि द ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर, बायर को वो ओनरशिप पास नहीं करी जाएगी जब तक कि जो कंडीशन इंपोज करी है सेलर ने, जब तक कि वो फुलफिल नहीं कर लेता है। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हुई सबसेक्शन 1 की बात। ठीक है, अब आओ सबसेक्शन 2 पर। जैसे देखो, अच्छा सबसेक्शन 1 का एक एग्जांपल पहले यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने कुछ मशीनरी वगैरह भेजी है बी को, ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि प्रॉपर्टी तभी पास करी जाएगी तुम्हें, प्रॉपर्टी तभी तुम्हें पास करी जाएगी जब तक कि तुम फुल पेमेंट नहीं कर देते हो। तो ये कंडीशन लगा दी ना, प्रॉपर्टी तुम्हें तभी पास करेंगे जब तक तुम फुल पेमेंट नहीं कर दोगे। तो जैसे ही वो पेमेंट कर देगा, ओनरशिप मिल जाएगी बायर को। लेकिन जब तक कि वो पेमेंट नहीं करता है, मैंने आपसे क्या बताया, ए ने बी को कोई मशीनरी भेजी है थ्रू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लेकिन ए ने कंडीशन लगाई है कि भाई आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो जब तक कि बी पेमेंट नहीं कर देता, ए के पास राइट है रिजर्व करने का, द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ए के पास राइट है कि वो रिजर्व कर सकता है डिस्पोजल गुड्स का, वो कहेगा हम तब तक अपने पास रखेंगे ये प्रॉपर्टी जब तक कि आप जो है नहीं देते। ठीक है, और जैसे ही बी पेमेंट कर देगा वैसे ही जो है प्रॉपर्टी बी के पास चली जाएगी। लेकिन जब तक वो पेमेंट नहीं करता, ओनरशिप जो है वो ए के पास ही रहेगी जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाती। ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन की तरफ वर्क कर रहा है, पेमेंट की कंडीशन। अब आओ सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन।
जैसे हम रेलवे से सामान वगैरह मतलब ट्रेन वगैरह सामान वगैरह लोग मंगवाते हैं, तो ये उसकी बात है, ठीक है। जहां पर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे, कि वो रेलवे के थ्रू जा सके, एंड बाय द बिल ऑफ लीडिंग, हो सकता है शिप के थ्रू आपने सामान मंगवाया या भेजा हो, और रेलवे रिसीट, एज द केस में भी जो भी है, चाहे कैरेज बाय रेलवे है, बिल ऑफ लीडिंग है, सॉरी बिल ऑफ लीडिंग है, रेलवे रिसीट है, किसी भी तरीके से, एज द केस में भी, द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर of the seller or his agent, the seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. यहां पर इनके कहने का मतलब ये है कि मान लो रेलवे रिसीट में ये लिखा हुआ है, भाई एक रिसीट होती है, ठीक है, रेलवे रिसीट में ये लिखा होगा, ए मान लो, यहाँ पर हम ए को मान लेते हैं, ठीक है, ए हमारा सेलर है, कि जब ए बोलेगा, ए से पहले फोन पे आप बात करोगे, उससे पूछोगे, ठीक है, जब तक ए नहीं बोलेगा तब तक जो भी सामान है वो डिलीवर नहीं किया जाएगा। आपको जहां पहुंचाना था आपने पहुंचा तो दिया है वहां पर वो सामान, मतलब जिस जगह पर, जिस डेस्टिनेशन पर वो सामान पहुंचाना था उस जगह पर वो सामान आ गया है, लेकिन अभी उस सामने वाले के बाहर के हाथ में तब तक नहीं देना है जब तक कि आप ए से बात नहीं कर लेते। ये रेलवे रिसीट में लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि सेलर के पास ओनरशिप है, मतलब सेलर चाहता है कि उसके पास ओनरशिप रहे जब तक कि वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना दे दे। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि सेलर जो है वो प्राइमा फेसाई डीम किया जाएगा कि उसके पास रिजर्व राइट है ऑफ डिस्पोजल, उसको राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करने का, ठीक है। क्या कहा, फिर से एक बार सुनो, ये वाली जो बात है ना कि रेलवे रिसीट में ये बात लिखी हुई है कि ए के पास तब ए के ऑर्डर पे ही आपको डिलीवर करना है बी को कोई सामान। तो यहाँ ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज ये दिखा रही है कि ओनर ए चाहता है कि ओनरशिप उसके पास तब तक रहे जब तक कि वो कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे देता है। अब आता है सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज देखो एक पेमेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, अगर नया एक्ट पढ़ा है तो पता होगा आपको, एक बिल टाइप का होता है, ठीक है। टुगेदर विद द बिल ऑफ लीडिंग और एज द केस में बी द रेलवे रिसीट टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बायर जो है वो बाउंड है कि वो रिटर्न करेगा बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट इफ ही डज नॉट ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर वो ऑनर नहीं करता बिल ऑफ एक्सचेंज को तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट को। एंड इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स, अगर वो रॉन्गफुली यानी कौन, अगर ये बायर गलत तरीके से रिटेन करता है बिल ऑफ लीडिंग को या रेलवे रिसीट को, जो भी ओनरशिप है वो उसके पास नहीं जाएगी। अब इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लो क्या है। क्या हुआ, ए ने कुछ गुड सेंड किए, यहाँ पर मैं देख लो आपको दिख रहा है, हाँ ये सबसेक्शन 3 का एग्जाम्पल है। ए ने कुछ गुड सेंड किए, प्लस उसने क्या किया, रेलवे रिसीट सेंड करी, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है। बी ने क्या किया, बी ने कर दिया रिफ्यूज टू पे, ये रिफ्यूजेस टू पे, लेकिन क्या करता है, रेलवे रिसीट अपने पास रख लेता है। तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, बी के पास कोई भी राइट नहीं है, बी के पास कोई भी राइट नहीं, क्योंकि भाई जब तुम पे ही नहीं करोगे तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी कैसे दे देंगे। यहाँ पर बी के पास कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, गुड्स को लेने का कोई भी राइट उसके पास नहीं है। एक्सप्लेनेशन सेज इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशंस रेलवे और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, जहां भी कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर इस सेक्शन में, शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम अंडर द इंडियन रेलवे एक्ट 1890। कह रहा है इंडियन रेलवे एक्ट में रेलवे और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन दे रखी है ना, उसको ही समझा जाएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 25 तक सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।